संजय सिंह और इसके बाद एक बार फिर से अपने कार्यक्रम की ओर वापस लौटते हैं। एडवोकेट शिवानी जी से हमने प्रश्न पूछा था कि दहेज हत्या पर वर्तमान कानून क्या है और उसके क्या कुछ नियम हैं, जिसका वो जवाब दे रही थी। शिवानी जी, आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने जवाब को कंटिन्यू करें और उसके बाद हम अगले सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने भी बताया कि दहेज हत्या बहुत से केसेस आजकल हमारे सामने आते हैं जिसमें लड़कियों को दहेज की वजह से मार दिया जाता है। इसमें इसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड जो हमारी भ्रूण हत्या बढ़ी थी वो इसी वजह से बढ़ी थी क्योंकि इतनी ज़्यादा डाउरी की डिमांड हो रही थी हमारी सोसाइटी में कि जो हमारे ओल्ड कल्चर के पेरेंट्स थे दे डोंट वांटेड टू गिव बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि आगे इस तरीके की समस्या हमारी बेटी के साथ भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड बढ़ा। इसके लिए हमारे लॉ में 3 मेजर सेक्शंस का इंट्रोडक्शन हुआ 1983 में। वो 3 मेजर सेक्शन थे 304B, 498A एंड अलॉन्ग विद दैट 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसमें बेसिकली मैं आपको एक एक सेक्शन को अगर बताना चाहूँ तो मैं इस तरीके से बताऊँगी। जो हमारा 304B था उसमें बेसिकली 3 मेजर प्रोविजंस पे ये बेस्ड था, जिसमें 3 मेजर प्रोविजंस थे वो बोलते थे कि अगर किसी लड़की जिसकी शादी हुई है उसकी शादी को 7 इयर्स ऑफ मैरिज हुआ है, उसके साथ किसी तरीके की क्रूएलिटी करी गई है, दैट इज सून बिफोर, अगर उसने कोई सुसाइड अटेम्प्ट किया है या उसकी कोई अननेचुरल डेथ हुई है, तो वो जो उसकी डेथ होगी वो 304B के प्रोविजन में कवर होती है ऑफ IPC। इसमें बेसिकली जो हमारा अक्यूज्ड है उसको 7 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होता है विच कैन एक्सटेंड अप टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। इसके लिए जो हमारी लॉ है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है सून बिफोर सुसाइड या सून बिफोर डेथ। इसमें सून बिफोर का ये मतलब नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे, अगर किसी लड़की या किसी भी लेडी किसी की डेथ हुई है और उसके कुछ महीनों पहले उसके साथ किसी भी तरीके का हैरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस अकर हुआ है तो वो इस सेक्शन में बिल्कुल कवर होती है। इसी तरीके से 498A भी आता है, इसमें क्रूएलिटी के सारा प्रोविजंस आता है। किसी भी तरीके का क्रूएलिटी अगर किसी लड़की के साथ अकर हुआ है तो वो 498A में आता है ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। अब हम बात करते हैं 113B ऑफ एविडेंस एक्ट। उसमें कोई भी गर्ल, इसमें बेसिकली जो लॉ होता है वो प्रिजम्पशन पे चलता है कि किसी भी लड़की के साथ अगर कुछ, जो मैंने अभी आपको सून बिफोर द सुसाइड या सून बिफोर द डेथ का प्रोविजन समझाया, वो 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कवर होता है। अगर कभी भी किसी लेडी की डेथ हुई और उसके पहले उसके साथ किसी भी हरासमेंट का कोई भी ऑलरेडी FIR केस, किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा रजिस्टर्ड है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेता है कि अगर इस लड़की की डेथ हुई है तो दिस कैन बी द रीज़न, और वो डाउरी डेथ में कंसीडर किया जाता है। इसमें बॉडीली इंजरी होनी चाहिए, बर्न्स होना चाहिए या फिर कोई भी अननेचुरल डेथ होनी चाहिए, तब हम इसमें डाउरी डेथ के प्रोविजंस लगते हैं। ये सिंपल एक प्रोविजन है हमारे डाउरी डेथ का, जिसमें किसी भी लेडी अपने या उसके फैमिली वाले उसकी डेथ के बाद इस तरीके के क्लेम्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। उन्नाव से हमारे साथ सर्वेश जुड़े हुए हैं। पहले कॉलर सर्वेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर्वेश से हमारा संपर्क टूट गया है। कलशनाथ जी आजमगढ़ से अगले कॉलर लाइन पर हैं। कलशनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल रखें आप। जी मुझे, मैं जानना जी, मेरा घर आजमगढ़ है जी तो जी, टीवी वॉल्यूम को आप डाउन कर लें, टीवी के वॉल्यूम को पहले डाउन कर लें और उसके बाद अपना सवाल रखें। मेरा घर जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश दुर्गापुर गांव में है। मेरे को गांव में सूरज प्रकाश से कुछ लोग इतना पसंद करे, मैंने हमारे घर तोड़ दिए, घर बनाने नहीं दे रहे, हम क्या करें, इसके लिए किधर जाए? जी देखिए, आपका जो घर कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है, ये निश्चित रूप से एक आपराधिक कृत्य है। इसमें आपको उनके खिलाफ संबंधित थाने में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। आप उनके खिलाफ अगर FIR थाने में दर्ज करा सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको एक प्रार्थना पत्र लिख के जिलाधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत को दर्ज कराना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय आपको आपका घर टूट जाने पर जो भी गवर्नमेंट साइड से राहत मिल सकती है वो राहत भी आपको प्रदान करेंगे, और ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ वो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने अथवा कोई अन्य कार्रवाई की जाने के निर्देश भी दे सकते हैं। तो आपको प्राइमरी स्टेज पर आपको प्राथमिक रूप से जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए और इसी घटना संबंध में एक संबंधित थाने को भी
प्रार्थना पत्र देना चाहिए। संबंधित थाने को जो प्रार्थना पत्र आप देंगे उसमें थाना अध्यक्ष को वो संबोधित होगा, साथ ही साथ उसमें जिले के कप्तान यानी एसपी को भी संबोधित वह पत्र की एक कॉपी देनी चाहिए। ये तीनों प्रार्थना पत्र देने से मुझे लगता है आपको न्याय प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपको ये इस कार्रवाई में कोई विलंबता दिखाई देती है तो न्यायालय के माध्यम से भी ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ किसी अच्छे अधिवक्ता के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। और जो आपके डैमेजेस हैं, मकान के गिरने के, घर में नुकसान होने के, उन सारे डैमेजेस को आप उनसे क्लेम कर सकते हो। चाहे क्लेम सेटलमेंट के माध्यम से हो, आपसी सेटलमेंट के माध्यम से हो, या क्लेम आप सिविल सूट में रिकवरी सूट के माध्यम से भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल भी मैं यहाँ पर शिवानी जी से करना चाहूँगी। महिलाओं को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, तो अगला सवाल ये है कि क्या महिलाओं की तरफ से जो डावरी को लेकर कानून है उसका ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया कि वुमेन्स के लिए हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स के सर के लिए भी कॉल आते हैं, और जनरल भी हमने अक्सर सुना है कि वुमेन्स को लेके बहुत रिजिड रूल्स हैं हमारे लॉ में, बट मेंस कहीं ना कहीं दे आर नॉट सेफ। जैसे अभी पर्ल वी पुरी जो एक हमारे इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके ऊपर एक रेप का चार्ज लगा है। बेसिकली उनके जो और साथ वाले हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उन्होंने इस एलिगेशन को रॉन्ग बोला है। इसी तरीके से बहुत सारी लेडीज़ हैं जो फॉर द सेक ऑफ फेम, फॉर द सेक ऑफ मनी बहुत गलत इल्ज़ाम लगाती हैं मेल पर्सन पे, और जिससे उसकी रेपुटेशन पे, उसकी पर्सनल जो उसकी पर्सनल लाइफ है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए मैं बताना चाहूँगी कि हमारी कुछ लॉज हैं जो इतने रिजिड हैं और जिसमें हमारी फीमेल्स मिसयूज़ करती हैं। सबसे पहले जब हमारा निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर था उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे इन रिगार्ड टू द रेप केसेस। उस केस में जो अगर हम हमारी नेशनल ब्यूरो की बात करें, ब्यूरो रिपोर्ट्स की, तो जो हमारी क्राइम ब्रांच है उसने बताया था कि 38,000 केसेस एक साल में रिपोर्ट हुए थे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12,000 केसेस रॉन्ग थे, फॉल्स थे, जिनका कोई भी एविडेंस नहीं था। और इस तरीके से जितने टाइम बीइंग के लिए भी वो केसेस पेंडिंग थे हमारी ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर, उस टाइम पीरियड पे जो हमारा अक्यूज्ड था उनकी रेपुटेशन पे बहुत मेजर हार्म हुआ था। इसकी वजह से जो हमारे डाइवोर्स केसेस हैं फॉर द बेनिफिट, कभी कभी वुमेन्स अपने बेनिफिट के लिए जो रॉन्ग एलिगेशंस लगाती है। जैसे कुछ मैं आपको बेसिक लॉज बताना चाहूँगी। जैसे कंसेंशुअल सेक्स की बात होती है, जब दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से दो मेजर आपस में फिजिकल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उस केस में इन फ्यूचर अगर फीमेल इज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी रीजन कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, तो इन ऑर्डर टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ द मेन जो अक्यूज्ड है, उस पर किसी तरीके की ब्लेम्स लगा देती है। बहुत सारे जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रेप चार्जेस लगा देती है, जिसकी वजह से वो अपने बेनिफिट के लिए उसको हार्म करती है। या फिर ये हम कह सकते हैं फीमेल को अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लड़की है उसके फैमिली वाले ऑपोजिट कैंडिडेट पे यानी कि मेल पे फॉल्स रेप चार्जेस लगा देते हैं, जिसकी वजह से मेल की क्रिटिकल बहुत उसकी मेंटल कंडीशन पे बहुत मेजर इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगी जो माइनर के केस में अगर दो माइनर्स किसी भी तरीके के फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट में ये प्रिजम्पशन है कि अगर वो विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज है, तब भी हम उसको रेप कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे मेजर रिजिड लॉज हैं जिनके वजह से हमारी जो मेल उस पे है, मेल सोसाइटी, उसको काफ़ी हार्म होता है। इस तरीके से सुसाइड्स बढ़ते हैं, डिप्रेशन बढ़ते हैं, डाइवोर्स केसेस में इंक्रीज होता है। अभी मैं कुछ केस लॉज कोट करना चाहूँगी। अमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ अदर्स, इसमें हमारे जो बिफोर ऑनरेबल कोर्ट के पास जब ये केस आया था, तो उन्होंने इसमें बहुत मेजर डिसीजन दिया था कि फॉर द बेनिफिट ऑफ मेन एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठा करने की ज़रूरत है अगर आप किसी को भी अरेस्ट करते हो। इस तरीके से एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन आया था कि किसी को भी लगता है कि वो किसी भी तरीके का चार्ज उस पर लगाया जा सकता है, रेप का या कुछ भी, तो कोई भी मेल अपने लिए एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है 437 के अंडर। इसी तरीके के बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारा जेंडर बाइज्ड बहुत है कम्युनिटी। अगर जैसे मेल्स के लिए हर कुछ है, अगर फीमेल्स के लिए हर कुछ है। जैसे फीमेल को अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकती है, अपने चाइल्ड
के लिए अप्लाई कर सकती है, अपने लाइवलीहुड के लिए अप्लाई कर सकती है। बट अगर इस तरीके से मेल पे किसी तरीके का कुछ आता है तो उसके पास किसी भी तरीके के कोई इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो बेसिकली मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस टॉपिक को लाने का मकसद ही यही था, हर फीमेल को एक तरीके से रिक्वेस्ट करना कि आपको जो लॉ ने जो पावर दी है उसको मिसयूज़ ना करें। इससे जो विक्टिम्स हैं, जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं, उनको किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं मिल पाता है और हमारा ऑनरेबल कोर्ट भी किसी तरीके का फेयर डिसीजन नहीं दे पाता है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और नोएडा से अंकित अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। जी अंकित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए, आप क्या जानना चाहते हैं? हमारी मैडम होम टाउन में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जी, तो उसमें पेरेंटल नेम गलत चला आ रहा है। तो फादर नेम का हमारे दादाजी का नाम उसमें गलत था, कुछ में हमारे पिताजी का नाम भी गलत है, तो उसको कैसे करेक्ट कराएंगे? वो एक्सपायर करते हैं हमारे फादर। देखिए, आपको जो आपकी पेरेंटियल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में यदि आपकी फैमिली का जो टाइटल का चेन है, यानी जो प्रॉपर्टी का चेन है, उस चेन में कोई भी अमेंडमेंट कराने के लिए यदि वो एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको रेवेन्यू कोड के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। और रेवेन्यू कोड के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए आपको एसडीएम या तहसीलदार महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देना होगा, जिस प्रार्थना पत्र में आप नाम या नाम के साथ में पिता का नाम या कोई भी ऐसी त्रुटि जो क्लर्कियल त्रुटि के रूप में मानी जा सकती है, यानी टंकण त्रुटि के रूप में मानी जा सकती है, ऐसी त्रुटि को संशोधित करने का अधिकार रेवेन्यू कोड में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग तहसीलदार को भी है और एसडीएम महोदय को भी है। आपका यदि वो आवासीय क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र में कोई आपकी पुश्तैनी संपत्ति है जिसमें नाम गलत तरीके से दर्ज है और उस नाम को आप संशोधित नहीं करा पा रहे हैं, तो आवासीय संपत्ति के लिए जहाँ भी वो प्रॉपर्टी म्यूटेट होगी, जहाँ पर उसका दाखिल खारिज हुआ होगा, वहाँ पर आप एक संशोधन का प्रार्थना पत्र हलफनामे के साथ, एफिडेविट के साथ दे सकते हैं। और नाम या पिता नाम या सरनेम, इस तरह का कोई भी छोटा त्रुटि यदि है किसी प्रकार की, तो उसको संशोधित करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को है, चाहे वो कर निर्धारण अधिकारी हो, चाहे वो दाखिल खारिज को करने वाला सक्षम प्राधिकारी हो। एग्रीकल्चर लैंड और आवासीय दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया। इसके अकॉर्डिंग जो भी रूल्स आपको फॉलो करने हो, फॉलो करते हुए अपने पुश्तैनी गलत दर्ज हुए नाम को संशोधित कराने की कार्रवाई को आप पूर्ण कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगला सवाल धर्मेश जी यहाँ पर ये होगा कि क्या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का आंतरिक ऑडिट कराना ज़रूरी है? देखिए, बहुत ही गंभीर विषय ये भी है। आजकल जिस तरह से कोविड-19 का हम प्रभाव देख रहे हैं समाज में, उससे बहुत सारे व्यापार भी प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे व्यापार में ऑनरेबल गवर्नर आरबीआई के जो अभी गाइडलाइंस हैं लेटेस्ट में, उसमें उन्होंने इस बात के लिए ज़रूर बल दिया, इस बात के लिए उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों का टर्नओवर 5000 से एबव है, यानी 5000 करोड़ से ऊपर का जिनका टर्नओवर है, उन कंपनीज़ को अपना इंटरनल ऑडिट कराना चाहिए। और इंटरनल ऑडिट कराना इसलिए भी कंपनी के लिए ज़रूरी है कि जो इंटरनल ऑडिट है कंपनी का, वो इंटरनल ऑडिट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आरबीआई को इंटीमेट करने के लिए बहुत सपोर्टिव एविडेंस के रूप में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो देश की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में इस तरह की कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जब इस तरह की कंपनियों का इंटरनल ऑडिट होता है तो उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, उस ऑडिट रिपोर्ट को जो आर्थिक रूल्स को, यानी जो अर्थ के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया है, उसमें आरबीआई का इंटरफेरेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है और गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो आरबीआई के सपोर्ट के लिए ही है। तो ऐसी स्थिति में इंटरनल ऑडिट होने से बहुत सपोर्ट मिलता है। इंटरनल ऑडिट के लिए जो गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइंस कंपनियों की वर्थ को भी इंक्रीज करती हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे धर्मेंद्र जी, और बहुत सारे सवाल है, हमारे साथ कॉलर भी लाइन पर बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। यदि आपकी कोई भी समस्या है, कुछ जानना चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वापस लौटेंगे और आपकी समस्याओं को लेकर बातचीत करते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। को लेकर बातचीत करें, हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए कड़कनाथ जी आजमगढ़ से हैं। जान लेते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। कड़कनाथ जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल रखें आप। शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर शॉ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शॉ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद यहाँ पर कॉल हमारी कट चुकी है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर धर्मेंद्र जी, ऋण मॉरिटोरियम में वर्तमान में क्या विचार हैं? देखिए, जो मॉरिटोरियम पीरियड है उस पीरियड पे तो बहुत सारे डिस्कशंस हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी किए। साथ ही साथ आरबीआई ने भी इस सब्जेक्ट पर बहुत ही सपोर्ट किया। मॉरिटोरियम पीरियड में जो अभी एक लेटेस्ट में याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम वित्त यानी जो फाइनेंस है कंट्री का, उसके हम विशेषज्ञ नहीं हैं। यानी जो एक्सपर्टाइज होना चाहिए फाइनेंस में, उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसके लिए जो वित्त नियंत्रक हैं, जो वित्त के बारे में एक्सपर्ट्स हैं, जो उसकी गहनता से अध्ययन करते हैं और जिनको ज्ञान है, वही इसमें किसी तरह का अपना व्यू दे सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये, मॉरिटोरियम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो उस याचिका में कहा गया कि 6 मंथ का मॉरिटोरियम पीरियड और एक्सटेंड किया जाए। अर्थात जो लोगों की ईएमआई जा रही है, वो ईएमआई लोगों को देने में रिलैक्सेशन दिया जाए, छूट दी जाए कि अभी वो 5-6 महीने तक इस तरह की अगर ईएमआई नहीं देते हैं तो उनके अकाउंट को एनपीए ना किया जाए। एनपीए ना किया जाए, ये बात यदि कोई ऋण लेने वाला व्यक्ति है वो ठीक है, लेकिन यदि वो कहता है कि मॉरिटोरियम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो मॉरिटोरियम पीरियड को एक्सटेंड किया जाए या ना किया जाए, या इसमें क्या रिलैक्सेशन दिए जाए, इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं दी। उनका ये कहना था कि ये फाइनेंशियल इश्यूज़ जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है या फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ हैं, उनको इसको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि उनको बेहतर नॉलेज है देश की अर्थव्यवस्था की, बैंकों की अर्थव्यवस्था की, देश को संचालित करने वाले अथॉरिटीज़ की। तो इसलिए ऐसे लोगों को ही इस सब्जेक्ट मैटर पर अपने ओपिनियन देने चाहिए। और ये कहते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका को निस्तारित कर दिया। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और रणवीर सिंह अगले कॉलर राजस्थान से हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मेरी बैंकों में 1 साल से मेरे लोन का प्रॉब्लम आ रही है, लोन की कितने को। जी बिल्कुल, एक बार आपसे अनुरोध करेंगे अपना सवाल आप एक बार फिर से दोहरा दें ताकि हम आपकी बात को समझ सकें। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे 1 साल से मेरे लोन की किस्तें एनपी अकाउंट चला हुआ है मेरा, उल्टी लोन की किस्तें जारी, मैंने अभी मार्च में ही 4 या 5 साल जमा कराए थे 23 में। जी तो जी बात पूरी करें आप। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो 1 साल से अकाउंट एनपी है, 1 साल से एक साल से मेरा एनपी अकाउंट है, तो मेरी क्या मेरी जो लोन जो किस्तें है ना, लोन बैंक की मॉर्गेज लोन की, वो कंटिन्यू 1 साल से नहीं जा रही है। तो फिर मार्च के अंदर मैंने 2021 में 5 लाख जमा करा दिए, उसका अमाउंट था 9 लाख समथिंग, कुछ 9,40,000 बताया था बैंक ने। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मुझे कानूनी प्रक्रिया कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मेरे दुकान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ?
देखिए, आपने बैंक से जो सेटलमेंट किया है, वन टाइम सेटलमेंट किया है, यदि नहीं किया है तो आपने ओटीएस के लिए प्रोसेस किया होगा, क्योंकि आपके 1 साल से अमाउंट जो आपको ईएमआई के रूप में लोन के लिए देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा था। टोटल अमाउंट आपके कथनानुसार 9 लाख के आसपास बनता था और बैंक ने कहा कि आप 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए, या आपने स्वेच्छा से 5 लाख रुपए जमा कर दिए। तो जो रेस्ट अमाउंट है वो रेस्ट अमाउंट जब तक बैंक आपकी जो ईएमआई में प्रिंसिपल जो लोन का अमाउंट है और उसके साथ में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, दोनों पैरेलल चलते हैं, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी बैंक आपसे रिकवर करती है और आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको भी बैंक आपसे रिकवर करती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपने लास्ट 1 ईयर का पेमेंट नहीं किया है और आपने बैंक को ये इंटीमेट किया है कि लास्ट 1 ईयर का पेमेंट हमने किन कारणों से नहीं किया है, कारण आपके बिजनेस का सर्वाइवल नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है, कारण आपका कोविड-19 का जो प्रभाव है इसकी वजह से बिजनेस का बिल्कुल रुक जाना, ये भी हो सकता है, या इसके अलावा कोई अन्य भी कारण हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में बैंक का ये ऑनरेबल कोर्ट का व्यू बिल्कुल क्लियर है। कई हाई कोर्ट्स में इस तरह की याचिकाएं आई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कई इस तरह की याचिकाओं को प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोर्ट का फाइनेंशियल मैटर पे, जैसा कि मैंने इससे पहले के क्वेश्चन के आंसर के रिप्लाई में दर्शकों को बताया कि मॉरिटोरियम को लेकर के जो एक याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं वित्त विभाग का विशेषज्ञ नहीं हूँ। ऐसी परिस्थिति में आपको इस इशू पर वित्त विभाग से या बैंक से या जो वित्तीय बिंदुओं को निस्तारित करने वाले अथॉरिटीज़ हैं उनके समक्ष जाकर निस्तारित करना चाहिए। यहाँ पर आपको भी इस ओपिनियन से सपोर्ट मिलता है, अर्थात आप एक बार जो बैंक है उस बैंक में इस संबंध में प्रॉपर डिस्कशन कर लें कि आपको मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं, 4 लाख रुपए आपका बैलेंस है, यदि ये इंटरेस्ट है तो क्या इंटरेस्ट को आप वेव ऑफ कर पाएंगे, माफ़ कर पाएंगे। यदि बैंक आपको सपोर्ट करती है तो बैंक आपके इंटरेस्ट को माफ़ भी कर सकती है, वेव ऑफ भी कर सकती है, और अगर नहीं करना चाहती है तो वो उनका प्योर डिस्क्रिप्शन है, इसमें कोई लीगल इंटरफेरेंस नहीं किया सकता है। लेकिन आपने पार्टली पेमेंट कर दिया है तो कोई भी बैंक आपके खिलाफ स्ट्रॉन्ग प्रोसीडिंग्स रिकवरी की या अदर एक्टिविटीज़ की अभी नहीं करेगी। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और शिव कुमार बुलंदशहर से अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। शिव कुमार जी, पर मेरा सवाल ये है, क्या हाई कोर्ट का कोई ऐसा आदेश है जिसमें किसी की जो आय है वो 10 लाख रुपए से कम है, उसे कानूनी तौर पर कोई सहायता उपलब्ध करी जा सकती है? ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, जो पर्सनल इनकम का सब्जेक्ट है वो एक अलग इशू है। प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाती है तो ये नेशनल इशू है। प्रति व्यक्ति आय से आपका अभिप्राय पूरे देश में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय क्या है, इस संबंध में आपको कोई रिलीफ अगर लीगल चाहिए तो उस पर आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है। आपको यदि पर्सनल इनकम की बात पर किसी भी तरह का कोई रिलीफ चाहिए तो ऑनरेबल कोर्ट के समझ जब तक आपकी तरफ से कोई याचना नहीं की जाएगी, याची के रूप में, रिट के माध्यम से या याचिका के माध्यम से, तब तक आपको कोई रिलीफ व्यवहारिक तौर पर नहीं मिल सकता है। यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये जो भी वर्किंग करते हैं ये कानून के दायरे में रह के करते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनके पास जो है वो कानून के माध्यम से किसी भी याची को रिलीफ देने के संबंध में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वर्किंग होती है उस वर्किंग के लिए जो स्पेशल लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग रिलीफ देने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को राइट है। लेकिन आपके जो इनकम का प्रश्न है, इनकम के प्रश्न के लिए जब तक आपकी तरफ से कोई लीगल प्रोसीडिंग की नहीं जाएगी तब तक कोई जनरल रूल्स नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और कड़कनाथ जी आजमगढ़ से अगले कॉलर हमारे लाइन पर बने हुए हैं। जी कड़कनाथ जी, स्वागत है आपका। कड़कनाथ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ेंगे हम और कमलेश जी कानपुर से अगले कॉलर लाइन पर हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखें आप। कमलेश जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपना सवाल रखें आप।
शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, आगे बढ़ेंगे हम। और अगला सवाल यहाँ पर ये है कि अवैध रूप से गिरफ्तारी पर कोर्ट के क्या विचार होते हैं? देखिए, जो सीआरपीसी में प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है किसी भी केस को रजिस्टर्ड करने के बाद, और जब केस को रजिस्टर्ड किया जाता है उस समय जो एफआईआर करता है उनके द्वारा जिन विटनेस, जिन एविडेंसेस को आईओ को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस माध्यम से हमारे साथ जो घटना हुई है उसकी पुष्टि हो सकती है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस बिंदु पर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसके बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जो सराउंडिंग में विटनेस और एविडेंस हैं उन एविडेंस को कलेक्ट करती है। यहाँ पर जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर ऑनरेबल कोर्ट के व्यूज़ भी बहुत क्लियर हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो सीआरपीसी के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं तो ये देखते हैं कि जो सेक्शन है वो बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं, नॉन कॉग्निजेबल हैं। तो जहाँ पर कोई भी सेक्शन जो अधिरोपित किए गए हैं वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, नॉन बेलेबल हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये अधिकार है कि वो ऐसे एक्यूज़ को अरेस्ट कर सकते हैं जिनके खिलाफ उनको एविडेंस मिली है। जहाँ पर बेलेबल सेक्शन है, जहाँ पर जमानती अपराध हैं, वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको न्यायालय के माध्यम से वारंट लेते हुए यानी अनुमति लेकर ही किसी को गिरफ्तारी करने के अधिकार प्राप्त हैं। अब यहाँ पर अवैध रूप से जो गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना व्यू बिल्कुल क्लियर किया है कि यदि कोई गिरफ्तारी अवैध हो गई है, यानी एफआईआर के कंटेंट्स के अकॉर्डिंग एक्यूज़ का कहीं भी रोल नहीं था और उसके बावजूद उसको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करने के बाद वो थाने में निरुद्ध रहे हैं या जेल में वो निरुद्ध रहे हैं या जुडिशल कस्टडी या पुलिस कस्टडी में रहें, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को डैमेजेस पाने का अधिकार है और ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के माध्यम से जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको करके अपनी साख के एवज में जो भी उनके नुकसानात हुए हैं उनको पाने का अधिकार भी है। तो इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर व्यू दिया कि अवैध रूप से की गई गिरफ्तारी शून्य है और जो शून्य गिरफ्तारी है उस पर जिसको इस गिरफ्तारी से पीड़ा हुई है वो निश्चित रूप से ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने उनको अवैध रूप से गिरफ्तार किया है अपनी नुकसानात की भरपाई के लिए रिकवरी के प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, डिफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार भी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जिनकी अवैध रूप से गिरफ्तारी हुई है और वास्तविकता में उनका केस में कोई भी रोल नहीं था। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और कड़कनाथ जी एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं आजमगढ़ से। कड़कनाथ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखें आप। जी, मेरा नाम कल्पना यादव जी, मेरा आजमगढ़ से। अभी मेरा घर सर गांव में लोग तोड़ दिए हैं, फिर मैं थाने में गया, उल्टा मेरे को भी थाने से पुलिस डांट के भगा दिया, मेरा सुनवाई नहीं रहा, घर वालों को बीमार है, फिर मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, थाने सुनवाई नहीं हो रही सर। देखिए, आपकी जो घटना है उस घटना में आपने संबंधित थाने को शिकायत की, लेकिन शिकायत होने पर भी थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आपको उसी एप्लीकेशन की एक कॉपी एसपी को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक से भेजना चाहिए कि हमारे साथ ये घटना हुई है और इस घटना पर कोई भी शिकायत नहीं दर्ज हुई है। आप था एसपी को, जिले के एसपी को शिकायत भेजेंगे रजिस्टर्ड डाक से, तो उसके बाद आपको न्यायालय में अपने ऊपर घटित घटना के संबंध में एफआईआर कराने के अधिकार प्राप्त हो जाएंगे यदि संबंधित जिले के एसपी द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। और आपको एक और सरल तरीका हम बताते हैं, आपके क्षेत्र में जहाँ पर भी कैफ़े, जहाँ पर भी कंप्यूटर और इन संबंधित कोई काम करने वाला व्यक्ति है या कोई मोबाइल पे एक्सपर्ट है जो कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, तो आईजीआरएस का जो फोरम है यानी मुख्यमंत्री पोर्टल पर जो शिकायत दर्ज होती है, यदि आप उस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो उस पर भी त्वरित कार्रवाई होती है और जो भी आपकी ग्रीवांसेस हैं उसमें आपको रिलीफ मिलती है। तो आप सिर्फ दो काम करिए, पहला जो आपने संबंधित थाने में शिकायत की आपके साथ घटित घटना की, उसकी एप्लीकेशन बनवा के एसपी को आप स्वयं दे दीजिए या रजिस्टर्ड डाक से उनको भेज दीजिए जिससे उस फोरम से कार्रवाई हो जाए। यदि उस फोरम से कार्रवाई नहीं होती तो आपको न्यायालय के समक्ष जाकर अपनी एफआईआर सेक्शन 156 सीआरपीसी 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराने के अधिकार मिल जाते हैं।
इसी प्रकार आपके यदि उस कंप्लेंट पर कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई है तो आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद जो जांच आती है वो भी संबंधित थाने पर ही आती है। तो ऐसी स्थिति में आपको एसपी के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र देते हुए ये कहना होगा कि संबंधित थाने से हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो संबंधित थाने घटना है उसको किसी अन्य थाने से या अन्य किसी सर्किल से जांच कराने की कृपा करें। आप जब ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से रिलीफ मिल जाएगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और रॉकी सेठ दिल्ली से अगले कॉल हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। जी रॉकी सेठ जी, स्वागत है आपका। यस मैम। जी मैडम मैं ये बोल रहा हूँ, हेलो जी, सवाल रखें आप अपना। हाँ, मैं ये कहूँ जैसे मैंने कहना किसी आदमी से 4 या 5 साल पहले कोई लेन देन था। जी हेलो जी जी, अपनी बात हेलो? हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी करें, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैडम मेरा तो 4-5 साल पहले आदमी को लेन देन चल रहा है मेरा, और मैं ये बोल रहा हूँ मैडम कि उसने मेरे से 2 साल पहले कोई प्रॉपर्टी ऐसे साइन करा लिया कि उसने मेरी जैसे बैंक पे लोन चल रहा है, प्रॉपर्टी मेरी उसके अंदर है बैंक के पास, बाकी उसने पता नहीं कौन से पेपर साइन करा ली, उसमें प्रॉपर्टी मेरी है। तो मुझे ऐसे समझ कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी मेरी, बाकी ऐसा कुछ लीगल करा नहीं है, बस ऐसे बोलता है कि मैंने प्रॉपर्टी मेरी हुई है और प्रॉपर्टी वैल्यू ज्यादा है लेने से बहुत ज्यादा, और बैंक के अंदर मेरे पेपर है और जो बाकी उसने साइन करा लिए, और कलेक्टर के अंदर वो फोटो वोटो भी ऐसे होता है लीगली। तो ऐसा कुछ होता है कि मैम कि वो प्रॉपर्टी इसकी हो जाती है ऐसा कुछ उस टाइम पे नजर से? जी बिल्कुल, आप लाइन पे हमारे साथ बने रहिएगा। धर्मेंद्र जी, रॉकी का जो सवाल है उस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। दर्शकों, यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम वकील आपका में। चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। वहाँ पे तुरंत एंटीजन टेस्ट कराया जाता है, और एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर भी यदि लक्षण है तो RT-PCR टेस्ट भी वहीं पर गांव में ही जो है सैंपल लेके कराया जा रहा है। तो ये एक ट्रेस की एग्रेसिव प्रक्रिया है, घर घर जाकर जो है वो लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाशने की। ये पूरे देश में कहीं पर इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं है, और इसी का लाभ ये मिला है कि जो संख्या है मामलों की वो घटी है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का उनका ये एक सोचना है कि जितना जल्दी हम संक्रमित व्यक्ति को तलाश के उसका इलाज शुरू करें और उसको आइसोलेट करें, तो उतना ही इस बीमारी को हम फैलने से रोक सकते हैं। और यही एक कारण है कि पिछले लगभग 44 दिन में ये मामले जो एक समय 3,10,000 थे, और जिसके बारे में विशेषज्ञों ने ये कहा था कि 15 मई से जो है उत्तर प्रदेश में 1 लाख मामले प्रतिदिन आएंगे, और 30 मई आते आते प्रदेश में 30 लाख मरीज हो जाएंगे। वहाँ आज 12 जून को आज मामले केवल 13 जून को मामले केवल 8,986 हैं, जो कि 9,000 से भी कम है। तो ये जो एक्टिव ट्रेसिंग हुई है, और उसके साथ साथ अस्पतालों में जो सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, लगभग 80,000 से अधिक जो है वो ICU और ऑक्सीजन और बेड जो है ये प्रदेश में जो है वो सुविधा दे दी गई है। और आज भी लगभग 100 बेड बढ़े हैं, हर दिन बेड की संख्या बढ़ती जा रही है। और
ऑक्सीजन की एक जो कठिनाई आई थी वो ट्रीटमेंट में, उसको भी दूर करने का पूरा जो है एक अभियान चलाया गया है। उस समय भी जिस समय ये प्रॉब्लम आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में भारत सरकार की सहायता से टैंकर्स को इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों से भेजकर और ट्रेन के माध्यम से ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराई गई थी। जहां सामान्यतः 350 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रयोग में आती थी, वहां पर 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भी जो है दिन में उपलब्ध कराई गई थी। अब आगे इस प्रकार की कठिनाई ना हो, आगे इस प्रकार की दिक्कतें ना आए, उसके लिए प्रदेश में लगभग 427 जो हैं वो नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो रहे हैं। अधिकतर ऑक्सीजन प्लांट जो अस्पतालों से जुड़े हुए अस्पतालों के अंदर ही स्थापित हो रहे हैं, ताकि कल को ऑक्सीजन की कठिनाई किसी भी अस्पताल में ना हो। उनमें से लगभग 80 ऑक्सीजन प्लांट कार्यशील हो चुके हैं, उनमें वो ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया है। ज़्यादातर ये PSA बेस्ड ऑक्सीजन प्लांट हैं जो कि हवा से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर उसी का ऑक्सीजन बनाते हैं। इसलिए इनकी बनाने की प्रक्रिया भी आसान है और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ऑक्सीजन के लिए ये किया जा रहा है। मैं ट्रीटमेंट की बात आगे बढ़ाऊँ, जैसे तीसरी जो लहर के बारे में एक विशेषज्ञों का कहना है, उसके बारे में विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। तो तीसरी लहर के बारे में भी समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हर मेडिकल कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हर मेडिकल कॉलेज में लगभग 100 बेड के पीडियाट्रिक ICU और नियोनेटल ICU बनाए जा रहे हैं। 20 जून तक का समय दिया गया, अधिकतर बन भी गए हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वयं का अनुभव है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जहाँ पिछले कई सालों से इंसेफ्लाइटिस की समस्या थी, इंसेफ्लाइटिस में हजारों बच्चों की डेथ हर साल हो जाया करती थी। पिछले 4 साल में उन्होंने स्वयं निर्देशन करके उनके नेतृत्व में पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहाँ एक और साफ स्वच्छता सफाई का काम कराया गया, वहीं दूसरी ओर मेडिकल सुविधाएं जो गोरखपुर और बस्ती और इधर जो पूरी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं वहाँ पे सृजित की गई, जागरूकता पैदा की गई है, जिसका नतीजा ये है कि आज की तारीख में बच्चों की होने वाली जो मृत्यु है उनमें 95% की कमी आई है। तो ये एक जो इंसेफ्लाइटिस से लड़ने का अनुभव है, जो कि बच्चों की घातक बीमारी है, उसी का अनुभव का लाभ उठाकर जो तीसरी संभावित लहर है उसकी तैयारी प्रदेश में जो है समुचित रूप से की जा रही है। जनपदों में भी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी 20-20 बेड का 25-25 बेड जहाँ जैसा संभव है पीकू की तैयारी हो गई है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी, सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्रदेश के 855 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, उन सब में 20-20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि अगर इमरजेंसी में कहीं पर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तो वो गांव में ही, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहीं पर ही ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सके। जो हमारा जो जैसा मैंने बताया निगरानी समितियों का है, 12 लाख से अधिक मेडिकल किट हो गई हैं। तो ये निगरानी समितियां बहुत हमारे काम हैं और इसी निगरानी समितियों के माध्यम से अब प्रदेश में टीकाकरण को तेजी लाई जा रही है। प्रदेश में टीकाकरण में जैसे कल 4,58,000 लोगों ने को टीका लगाया गया है। इस कैपेसिटी को, इस जो है इसको क्षमता को 4-4.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख और इसको अगले महीने से 10 लाख बढ़ाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और इसके लिए 20,000 जो है हमारे टीकाकरण कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, ताकि अगले माह से जो है वो अपनी जो टीकाकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। और देश में सबसे अधिक लगभग 2,35,00,000 लोगों को, 2,29,00,000 लोगों को ये डोजेस दी जा चुकी हैं। इस प्रक्रिया को और तेजी से करके अगले 3 महीने में 10 करोड़ डोजेस देने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखा गया है। और उसके लिए 10 लाख से अधिक डोजेस प्रतिदिन लगाने की व्यवस्थाएं करने के उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। और ये प्रतिदिन क्षमता बढ़ भी रही है। प्रदेश सरकार द्वारा एक दिन 6 लाख पूर्व में ही डोजेस दी जा चुकी हैं पूरे प्रदेश में। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये हमारी टीमें जा रही हैं, जहाँ पर जो है PHC, CHC और गाँव के जो हमारे लोग हैं उनको जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जो है पंजीकरण कराने के सुविधा दी गई है। और कॉमन सर्विस सेंटर उसके लिए निःशुल्क पंजीकरण करा रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में आप सब लोग टीका लगवाएं। किसी प्रकार की किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी
किस्म की कोई कठिनाई नहीं है। हम सब ने टीका लगाया है, आप भी जो है सब लोग टीका लगाएं। टीका लगाना ही जो है सबसे सुरक्षित उपाय है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा औद्योगिक गतिविधियों को प्रदेश में चालू रखा गया और इसके साथ साथ जो आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक ट्रांसपोर्टेशन है, सामग्री का लाना ले जाना है, वो सारा अनुमति दी गई थी। उसके असर में ये है कि जितने हमारे मजदूर थे सबको काम मिला हुआ, जब कर्मचारी काम कर रहे थे तो जहाँ जीवन भी बचाने का प्रयास हुआ वहीं जीविका को भी जो है बचाने का प्रयास हुआ। उसी क्रम में जैसे हर औद्योगिक संस्था को बोला गया है कि वह अपना जो है कोविड हेल्प डेस्क बनाए, जिसमें कि सैनिटाइज़र, आपका ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर है। वहीं दूसरी ओर जहाँ 50 से अधिक लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर वो कोविड सेंटर भी बनाए और उसमें लगभग 3000 के आसपास इस प्रकार के कोविड जो है वो सेंटर बने हुए हैं, जहाँ पर कि जो है इमरजेंसी में किसी भी वर्कर को, कर्मचारी को आवश्यकता पड़े तो उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में मिशन रोजगार में तेजी लाई जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में ही पिछले 4 साल में लगभग 4 लाख से अधिक नौकरियां दी गई थी। इन्हीं को आप व्यवस्था को तेज करके इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी कम से कम 1 लाख और अतिरिक्त नौकरियां दिए जाने की व्यवस्था जो है की जा रही है। सब सारे संस्थाओं द्वारा विज्ञापन निकाले गए हैं। साथ निजी उद्योगों के माध्यम से भी बैंकों को द्वारा जो है ऋण देकर नए इकाइयां लगाने की प्रक्रिया को भी तेजी लाई जा रही है। अभी शीघ्र ही अगले 1 सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक वृहद लोन मेले का आयोजन किया जाएगा। उनके कर कमलों से नई इकाइयां स्थापित होने वाले जो हमारे उद्यमी हैं उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा बैंकों द्वारा। निजी जो उद्यम हैं उनके माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक और अवसर सृजित किया जाने का इस बार का लक्ष्य है और अब तक पिछले 4 वर्ष में लगभग 50 लाख नई जो है इकाइयाँ स्थापित हुई हैं और इन 50 लाख इकाइयों में कम से कम 1.5 करोड़ से अधिक जो है लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है और इस प्रक्रिया को और तेजी से जो है आगे लागू किया जाएगा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद किस तो ये आप सुन रहे थे ACS सूचना नवनीत सहगल को उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम को विराम देने का समय यहाँ पर हो चुका है। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही साथ शिवानी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। इसके साथ ही साथ एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, यदि आपकी कानून से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप अपनी समस्या का समाधान हमारे इस प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं। हर रविवार को 3 से 4 के बीच आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का हल हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।